हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में। हमारा टॉपिक का नाम है बोर मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के हमने ड्रॉबैक्स पढ़ लिए थे, ये भी समझ लिया था कि किस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनता है। बाद में जो बोर मॉडल है वो आया। ठीक है, तो बोर मॉडल की क्या एक्सप्लेनेशन थी, जरा आज हम उसको समझें। उन्होंने क्या बोला कि सारे का, जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द एटम के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट। हमने इन्हें क्या नाम दिया, ऑर्बिट। ठीक है, दे आर ऑर्बिट, दे हैव फिक्स्ड रेडियस प्लस में फिक्स एनर्जी। ठीक है, तो इनकी रेडियस फिक्स होती है और एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। और ये पॉजिटिव सेंटर पे क्या होता है, इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस, जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था। इसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेटेड होता है, यहां पर कंसंट्रेटेड होता है। ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये था इनका पहला पोस्टुलेट। ठीक, यानी कि उन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, जिनकी रेडियस फिक्स होती है और एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। ये होगा इनका पहला पोस्टुलेट। पोस्टुलेट आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, बट ये सबसे पहला मेन जो रदरफोर्ड के मॉडल से निकल गया था, वो ये पहला पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही एनर्जी किसकी होती है, उस इलेक्ट्रॉन की होती है। सेकंड पोस्टुलेट कैसे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं इसकी एनर्जी, अगर इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी है x जूल, कितनी है, x जूल। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी x जूल है ना, तो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कितनी होगी, x जूल होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही एनर्जी किसकी कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही एनर्जी किसकी कहलाएगी, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, अरे एक न्यूक्लियस के अराउंड में कितने सर्कुलर पाथ बना सकते हो आप, तो इनफाइनाइट बना सकते हो, पर क्या हर सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहलाएगा, नहीं। ऑर्बिट सिर्फ वही सर्कुलर पाथ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल अगर किसी सर्कल का एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है, तब हम उसको ऑर्बिट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसे ऑर्बिट हम नहीं कह सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होती है जब वो अपने ऑर्बिट चेंज करता है। यानी अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट से सेकंड में गया या थर्ड में गया, फोर्थ में गया, या तो हायर में गया या लोअर में आया, यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑर्बिट चेंज करेगा, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा तभी उसकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा भाई, जो एनर्जी है वो एक तरीके से इससे बदली हुई, जिस ऑर्बिट में वो है वही उसकी एनर्जी होती है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट वाली एनर्जी होती है, ठीक है, सेकंड में है तो सेकंड वाले की इक्वल एनर्जी होती है। तो अगर वो फर्स्ट से सेकंड में जाता तो उसकी एनर्जी भी किसकी इक्वल हो जाएगी, सेकंड के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था
तो उसकी एनर्जी कब चेंज होती है, जब वो अपने ऑर्बिट्स चेंज करता है। ठीक है, ये हो गए फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक, लास्ट जो पॉइंट है फिफ्थ, एनर्जी चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आता है, E2 माइनस E1 विच इज इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, न्यू हम जानते हैं क्या होता है, C बाय लैम्डा, E2 माइनस E1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, HC E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, इससे क्या पता लगता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, ये कब है, जब वो E1 से E2 है, एनर्जी कब रिलीज होगी, जब वो क्या करेगा, हायर स्टेट्स में जाएगा, और एनर्जी जब लोअर स्टेट्स में आएगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तब एनर्जी रिलीज होगी, और जब उसे हायर स्टेट में जाना है तब एनर्जी गेन होगी। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मुझे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना, इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी, तो वो हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती है, तो मैं इसको जितना ऊंचा फेंकूंगा उतनी ज्यादा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये रिलीज करता चला जाएगा। तो यानी ऐसे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में जाता है तब एनर्जी गेन करता है, और जब वो वापस आता है तो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सीरीज में समझाया था। ठीक है, लाइमन बाल्मर पार्सन ब्रैकेट प्रीफंड, इस सीरीज में आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है। बाद में इसके लिए अलग से वैल्यू दी गई एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, जो कि इक्वल आती है, किसकी इक्वल आती है, अगर एनर्जी निकालोगे आप किसी भी ऑर्बिट की, तो माइनस RH 1/n²। ठीक है, RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ वैल्यू रख देंगे। सिमिलरली अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल में गया, सपोज En2 माइनस En1 लिख देते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, En2 सपोज, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1/RH कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, माइनस 1/n² माइनस 1/n1²। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी फाइनल इनिशियल एनर्जी चेंज कहां से होती है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, n1 से n2 में गया था तो मैंने एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1 कर दिया, जिसका फॉर्मूला ये बन गया था। तो बोहर मॉडल अच्छे एक्सप्लेनेशन दे पाए, स्पेक्ट्रल लाइंस की उसने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, बट बोहर मॉडल के भी कुछ फेलियर्स आए। ठीक है, फेलियर्स का मतलब ये नहीं कि उस मॉडल को बिल्कुल ही एक तरीके से हमने हटा दिया कि कोई मतलब ही नहीं है, तो बोहर मॉडल के भी कुछ फेलियर है। पहला पॉइंट कि बोहर मॉडल सिर्फ किसको एक्सप्लेनेशन कर पाया था, हाइड्रोजन की मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ठीक है, बोहर मॉडल। सेकंड पॉइंट, स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती है उनके बारे में भी वो कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पा रहा था। कैसे कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पा रहा था कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी हाइड्रोजन में बनती है उसके बारे में तो दे दिया, बाकी अदर एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कोई भी चीज नहीं बता पा रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अदर एटम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग जो होना है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो इसमें एक स्टार्क इफेक्ट पड़ता है और एक क्या पड़ता है आपका, ज़ीमैन इफेक्ट। तो दोनों ही इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, तो स्टार्क इफेक्ट लाइट में होता है, ज़ीमैन इफेक्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड में होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होगी वो स्टार्क इफेक्ट होता है, और ज़ीमैन इफेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों ही इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इस मॉडल से हमें एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली। ठीक है, इसीलिए बाद में एक नया मॉडल मिला
जो बनाया गया श्रोडिंगर ने और हाइजेनबर्ग ने मिलकर बनाया था, वो अभी आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ोगे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मॉडल बनाया। ठीक है, ये पॉइंट था। क्लियर। अब आपका ये हमने क्या पढ़ा, बोर्स मॉडल पढ़ा। बोर्स मॉडल के जो उन्होंने पोस्टुलेट थे वो पढ़े, लिमिटेशंस पढ़ी, जैसे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, अदर एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया, खुद ही हाइड्रोजन एटम में जो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट आता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज की एक्सप्लेनेशन भी ये नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और अब जो मिलेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।